अध्याय 12 अप्रत्याशित। इतिहास परिवर्तन का अध्ययन है जिसका प्रयोग विडंबना से भविष्य के मानचित्र के रूप में किया जाता है। स्टैनफोर्ड प्रोफेसर स्कॉट सॉगन ने एक बार कहा था कि हर वो व्यक्ति जो अर्थव्यवस्था और निवेश मार्केट का अनुसरण करता है, ये उसे अपनी दीवार पर टांग देना चाहिए। जो चीज़ें पहले कभी नहीं हुई वो हमेशा होती रहती है। इतिहास मुख्यतः आश्चर्यजनक घटनाओं का अध्ययन है, लेकिन ये निवेशकों और अर्थशास्त्रियों द्वारा अक्सर भविष्य के एक अखंडनीय मार्गदर्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या आप ये विडंबना देख पा रहे हैं? क्या आप ये समस्या देख पा रहे हैं? आर्थिक और निवेश संबंधी इतिहास को सराहना होशियारी की बात है। इतिहास हमें हमारी अपेक्षाओं को जांचने में और लोग कहाँ गलती करते हैं यह सीखने में सहायता करता है। साथ ही इतिहास हमें एक प्रारूप प्रदान करता है ये समझने के लिए कि क्या सही काम करता है, लेकिन किसी भी तरह से ये भविष्य का मानचित्र नहीं है। एक जाल जिसमें बहुत से निवेशक फंस जाते हैं उसे मैं इतिहासकारों का ईश्वर दूत समझने का भ्रम कहता हूँ। भविष्य की परिस्थितियों के लिए अतीत के डेटा पर अत्यधिक निर्भरता, वो भी एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ नवीनीकरण और परिवर्तन उन्नति के संचालक हैं। आप ऐसा करने के लिए निवेशकों को दोष नहीं दे सकते। यदि आप निवेश को एक ठोस विज्ञान की तरह देखते हैं, इतिहास भविष्य के लिए आदर्श पथ प्रदर्शक होना चाहिए। भूवैज्ञानिक करोड़ों वर्ष पुराने ऐतिहासिक डेटा को देखकर पृथ्वी के व्यवहार के प्रतिरूप बना सकते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री भी ऐसा कर सकते हैं और डॉक्टर भी, क्योंकि किडनी 2020 में भी वैसे ही काम करती है जैसे 1020 में किया करती थी। लेकिन निवेश एक ठोस विज्ञान नहीं है। ये ऐसे लोगों का एक विशालकाय समूह है जो चीज़ों के बारे में सीमित जानकारी से त्रुटिपूर्ण निर्णय लेते हैं जिसका उनके कल्याण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और वो होशियार लोगों का भी एक व्याकुल, लालची या असुरक्षित बना सकता है। महान भौतिक शास्त्री रिचर्ड फेमेन ने एक बार कहा था, सोचिए भौतिक विज्ञान कितना कठिन होता यदि इलेक्ट्रॉन्स की भी भावनाएं होती और निवेशकों की भी भावनाएं होती, वो भी बहुत सी। इसलिए उन्होंने जो अतीत में किया उसके आधार पर यह अनुमान लगाना कठिन है कि वे आगे क्या करेंगे। अर्थशास्त्र की आधारशिला ये है कि चीज़ें के साथ समय बदलता रहता है, क्योंकि अदृश्य शक्ति को अच्छा या बुरा कुछ भी अनिश्चित काल तक चलते रहना पसंद नहीं है। एक बार निवेशक बिल वार्नर ने वर्णन किया कि मार्केट महाशय कैसे काम करते हैं। वो एक कैपिटलिज्म एट वर्क का टी शर्ट पहने हैं और हाथ में एक हथौड़ा लिए हुए हैं। कुछ चीज़ें बहुत लंबे समय तक एक जैसी रहती हैं, जिसका मतलब ये है कि हम इतिहासकारों को ईश्वर दूत नहीं मान सकते। संपत्ति से संबंधी किसी भी चीज़ का सबसे महत्वपूर्ण संचालन वे कहानियाँ हैं जो लोग खुद को सुनाते हैं, और वे प्राथमिकताएं जो वे वस्तुओं और सेवाओं को देते हैं। ये चीज़ें हमेशा एक सी नहीं रहती। वे संस्कृति और पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती हैं। वे हमेशा बदलती रहती हैं और बदलती रहेंगी। जब संपत्ति की बात आती है, हम अपने ऊपर जो दिमागी चाल चलते हैं वो उन लोगों की हद से अधिक प्रशंसा करना है जो हमसे पहले कर चुके हैं। कुछ विशेष घटनाओं का अनुभव करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप आगे क्या होने वाला है उसे जान सकते हैं। असल में शायद ही कभी ऐसा होता है, क्योंकि अनुभव पूर्वानुमान की योग्यता के बजाय अति विश्वास को जन्म दे देता है। निवेशक माइकल बैटनी ने यह अच्छे से समझाया जब यह तर्क सामने आया कि कुछ निवेशक बढ़ती ब्याज दरों के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इसका अनुभव नहीं किया। बढ़ती ब्याज दरों का पिछला बड़ा अंतराल लगभग 40 वर्ष पहले हुआ था। माइकल बैटनिक ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अतीत में जो हुआ उसका अनुभव या फिर अध्ययन भविष्य में ब्याज दर बढ़ने पर जो होगा उसका प्रदर्शक नहीं हो सकता। तो क्या वर्तमान की बढ़ती दर पिछली बार की तरह दिखेगी या फिर उससे पहली बार की तरह? क्या विभिन्न संपत्ति वर्ग मिलता जुलता व्यवहार करेंगे, बिल्कुल एक जैसा, या फिर ठीक विपरीत? एक तरफ वे लोग हैं जो 1978, 2000 और 2008 की घटनाओं के बावजूद भी इस दौरान निवेश करते आए हैं। उन्होंने काफ़ी विभिन्न मार्केट का अनुभव किया। दूसरी तरफ क्या यह संभव नहीं कि यह अनुभव अति विश्वास को जन्म दे सकता है, या ये मानने से चूकने कि आप गलत हैं, या पिछले नतीजों पर अटके रहना? जब आप निवेश इतिहास पर भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए हद से ज़्यादा निर्भर रहने लगते हैं, दो खतरनाक चीज़ें हो सकती है। पहला, आप संभवतः उन भरवर्ती घटनाओं पर ध्यान देने से चूक जाएंगे जो कांटे को सबसे अधिक घुमाती है। ऐतिहासिक डेटा में सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं बहिर्वर्ती है, जो रिकॉर्ड तोड़ देने वाली घटनाएं हैं। यही घटनाएं हैं जो अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट में कांटे को घुमाती है। महामंदी, दूसरा विश्व युद्ध,
.com बबल, 11 सितंबर 2000 के दशक के बीच में हुआ आवास संकट, बस मुट्ठी भर बहिर्वर्ती घटनाएं इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि उनके कारण बहुत सी असंबद्ध घटनाएं भी प्रभावित होती है। 19वीं और 20वीं सदी में 15 बिलियन लोगों ने जन्म लिया, लेकिन ज़रा सोचिए कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और पूरा संसार कितना अलग दिखता अगर उनमें से 7 ने जन्म न लिया होता। एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन, माओ जेडोंग, गैवरिलो प्रिंसिप, थॉमस एडिसन, बिल गेट्स, मार्टिन लूथर किंग। मुझे अंदाज़ा भी नहीं कि यह सबसे अर्थपूर्ण सूची है या नहीं, लेकिन आज विश्व के बारे में लगभग सब कुछ सीमा रेखाओं से लेकर प्रौद्योगिकी और सामाजिक मानदंडों तक अलग होते हैं। अगर इन 7 लोगों ने अपना चिन्ह न छोड़ा होता। इसे समझने का दूसरा तरीका यह है, पिछली सदी में शायद अधिकांश विश्व में जो कुछ भी परिवर्तित हुआ उसके लिए 0.000000004% लोग जिम्मेदार थे। परियोजनाओं, नवीनीकरण और घटनाओं के लिए भी ये उतना ही सच है। पिछली सदी में इन सब के बिना कल्पना कीजिए द ग्रेट डिप्रेशन या महामंदी, दूसरा विश्व युद्ध, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, ARPANET, 11 सितंबर, सोवियत संघ का पतन। 20वीं सदी में कुल कितनी परियोजनाएं और घटनाएं हुई, बिलियन ट्रिलियन कौन कह सकता है, लेकिन मात्र इन 8 घटनाओं ने विश्व क्रम को अन्यों के मुकाबले कहीं अधिक मात्रा में प्रभावित किया। कुछ घटनाओं को कम आंकने का एक कारण ये है कि चीज़ें कैसे जमा हो जाती है, ये नज़रअंदाज करना बहुत आसान है। उदाहरण के तौर पर कैसे 9/11 ने फेडरल रिजर्व को ब्याज दर कम करने के लिए प्रेरित किया, जिसने हाउसिंग बबल को संचालित करने में सहायता की, जिसके कारण आर्थिक संकट आया, जो एक खराब रोजगार मार्केट का कारण बना, जिसने लाखों लोगों को कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, जो $1.6 ट्रिलियन के स्टूडेंट लोन और 10.8% व्यतिक्रम दर का कारण बना। 19 अपहरणकर्ताओं को वर्तमान में स्टूडेंट लोन के बोझ से जोड़ना स्वाभाविक नहीं है, लेकिन जब विश्व कुछ एक बहिर्वर्ती पुच्छ घटनाओं से संचालित होता है तो यही होता है। किसी भी क्षण में वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो अधिकांश रूप से हो रहा है उसे अतीत की कुछ मुट्ठी भर घटनाओं से जोड़ा जा सकता है, जिसका अनुमान लगाना लगभग असंभव था। आर्थिक इतिहास में सबसे अधिक पाए जाने वाला कथानक अप्रत्याशित घटनाओं का भूमिका है। अप्रत्याशित घटनाएं इसलिए नहीं घटती क्योंकि हमारे प्रतिमान गलत हैं या फिर हमारी बुद्धिमत्ता में कमी है। ऐसा इसलिए है कि एडोल्फ हिटलर के जन्म से 9 महीने पहले की उस शाम को उनके माता पिता के आपस में झगड़ने की संभावना उतनी ही थी जितनी गर्भधारण करने की। प्रौद्योगिकी का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि बिल गेट्स की पोलियो से मृत्यु हो सकती थी अगर जोनासा साल्क चिड़चिड़ेपन में वैक्सीन खोजने का काम कर देते। स्टूडेंट लोन की वृद्धि का अनुमान हम इसलिए नहीं लगा पाए क्योंकि 9/11 के दिन एक एयरपोर्ट सुरक्षा गार्ड उस अपहरणकर्ता का चाकू जब्त कर सकता था। बस इतना ही। समस्या यह है कि जब हम अपने भविष्य के निवेश प्रतिफल के बारे में सोचते हैं, महामंदी और दूसरे विश्व युद्ध जैसी घटनाओं को हम निकटतम परिणामों के बारे में अपने विचारों के पथ प्रदर्शक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड बनाने वाली घटनाएं जब हुई थी तो इनका कोई पूर्ववर्ती नहीं था। तो ये पूर्वानुमान करता है जो मानते हैं कि अतीत की सबसे खराब घटनाएं भविष्य की सबसे खराब घटनाओं से मेल खाएगी। वो इतिहास का अनुसरण नहीं कर रहे, वे अनजाने में मान रहे हैं कि अभूतपूर्व घटनाओं का इतिहास भविष्य में लागू नहीं होगा। नसीम तालिब अपनी किताब फूल्ड बाय रेडमंड्स लिखते हैं, फेरोनिन मिस्र में लेखक नील नदी के उच्च जलस्तर को देखा करते थे और भविष्य की निकटतम स्थिति का अनुमान लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। ठीक ऐसा ही फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर में भी देखा जा सकता है, जिसने 2011 में सुनामी की मार के कारण भयंकर विनाश का सामना किया। इसका निर्माण इस प्रकार किया गया था कि अतीत के निकटतम भूकंप को झेल सके और निर्माणकर्ताओं ने उससे अधिक की कल्पना ही नहीं की थी और न ही सोचा था कि अतीत में हुई निकटतम घटना भी अप्रत्याशित थी जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं था। ये विश्लेषण की विफलता नहीं है, ये कल्पना की विफलता है। ये समझना कि ज़रूरी नहीं कि भविष्य अतीत के जैसा ही दिखे। ये एक विशेष कौशल है जिसे आमतौर पर निवेश पूर्वानुमानकर्ता समुदाय अच्छा नहीं समझता। मैं 2017 में न्यूयॉर्क के एक रात्रि भोजन में गया। वहाँ डेनियल कहनमैन से पूछा गया कि जब पूर्वानुमान गलत निकले जो निवेशकों को क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, जब भी हम किसी बात से आश्चर्यचकित होते हैं, तब भी जब हम ये मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, हम कहते हैं, ओह
अब मैं ऐसी गलती फिर नहीं करूँगा। लेकिन वास्तव में जब हम कोई गलती करते हैं क्योंकि हम किसी चीज़ का अनुमान नहीं लगा पाए, तो जो सीख हमें लेनी चाहिए वो ये है कि संसार के बारे में अनुमान लगाना कठिन है। ये अप्रत्याशित घटनाओं से मिलने वाली सही सीख है। संसार अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित घटनाओं से मिलने वाली सीख सही है कि संसार अप्रत्याशित है। ये नहीं कि हम अतीत की अप्रत्याशित घटनाओं को भविष्य की सीमाओं के पथ प्रदर्शक की तरह इस्तेमाल करें, बल्कि ये कि हम अतीत की अप्रत्याशित घटनाओं को यह स्वीकार करने के लिए इस्तेमाल करें कि हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि आगे क्या होगा। भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाएं जो कांटे को सबसे ज़्यादा घुमाएगी वे हैं जिनके बारे में इतिहास हमें कोई मार्गदर्शन नहीं देता। वे अभूतपूर्व घटनाएं होंगी। उनके अभूतपूर्व स्वभाव का मतलब है कि हम उनके लिए पहले से तैयार नहीं होंगे, जो उन्हें प्रभावशाली बनाने का एक बड़ा कारण है। ये मंदी और युद्ध जैसी भयानक घटनाओं और नवीनीकरण जैसी महान घटनाओं दोनों के लिए सच है। मैं इस अनुमान को लेकर आश्वस्त हूँ, क्योंकि इतिहास के हर मोड़ पर अगर कुछ अचूक रहा है तो वो है कि अप्रत्याशित घटनाएं कांटे को सबसे अधिक घुमाती है। दूसरा, अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट के भविष्य के लिए अतीत एक भ्रामक पथ प्रदर्शक हो सकता है, क्योंकि यह आज के समय के सुसंगत संरचनात्मक परिवर्तनों के हिसाब में नहीं लेता। आइए कुछ बड़े वालों को देखते हैं। 401 के 42 वर्ष का है। रोथ IRA अधिक युवा है, जिसका निर्माण 1990 के दशक में किया गया। इसलिए आज के समय में अमेरिकी नागरिक सेवानिवृत्ति के लिए बचत कैसे करते हैं, इस बारे में व्यक्तिगत वित्तीय परामर्श और विश्लेषण की तुलना उससे नहीं की जा सकती, जो एक पीढ़ी पहले उसे सही लगता था। हमारे पास नए विकल्प हैं, काफ़ी कुछ बदल चुका है। या फिर उद्यम पूंजी को ही लीजिए। 25 वर्ष पहले तक इसका नामो निशान भी नहीं था। आज ऐसे एकल उद्यम कैपिटल फंड्स हैं जो एक पीढ़ी पहले के संपूर्ण उद्योग से बड़े हैं। अपने संस्मरण में नाइक संस्थापक फिल नाइट ने व्यवसाय के अपने शुरुआती दिनों में लिखा, उद्यम पूंजी जैसी कोई चीज़ नहीं थी। एक युवा आकांक्षी उद्यमी के पास बहुत कम विकल्प थे और उन सभी जोखिमों पर नापसंद करने वाले ऐसे द्वारपाल तैनात थे जिनकी कल्पना शक्ति शून्य थी। दूसरे शब्दों में बैंकर। इसका मतलब ये है कि स्टार्टअप किस प्रकार वित्त पोषित होते हैं, इस बारे में कुछ दशकों पहले तक का ऐतिहासिक डेटा पुराना हो चुका है। निवेश चक्रों और स्टार्टअप विफलता के दर के बारे में जो हम जानते हैं उसके पीछे सीखने के लिए इतिहास का एक सुदृढ़ आधार नहीं है, क्योंकि आज के समय में जिस प्रकार कंपनियां वित्त पोषित की जाती है वो एक नया ऐतिहासिक प्रतिमान है। या फिर सार्वजनिक मार्केट को लीजिए। S&P 500 ने 1976 तक वित्तीय स्टॉक सम्मिलित नहीं किए। अब वित्तीय स्टॉक सूचकांक का 16% है। प्रौद्योगिकी स्टॉक का 50 वर्ष पहले नामोनिशान तक नहीं था। आज वे सूचकांक के 5वें हिस्से से अधिक हैं। समय के साथ लेखांकन नियम बदल चुके हैं, साथ ही प्रकटीकरण, लेखा परीक्षण और मार्केट द्रव्यता की मात्रा काफ़ी बदल चुकी है। USA की मंदियों के बीच का समय पिछले 150 वर्षों में नाटकीय रूप से बदल चुका है। मंदियों के बीच का औसत समय देर 1800 वर्ष में 2 वर्ष के शुरुआती 20वीं सदी में 5 वर्ष और पिछले 50 सालों में 8 वर्ष तक बढ़ा चुका है। मेरे इस किताब को लिखने के समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम मंदी की ओर अग्रसर हैं। दिसंबर 2007 की पिछली मंदी से अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं। गृह युद्ध से पहले से अब तक मंदियों के बीच ये सबसे बड़ा अंतराल है। मंदियों में कम होने को लेकर अनेकों अवधारणाएं हैं। उनमें से एक ये है कि फेड व्यवसाय चक्र का प्रबंधन करने में बेहतर है या कम से कम उसे विस्तृत करने में। दूसरी ये कि सेवा उद्योग की तुलना में भारी उद्योग से तेजी और मंदी अत्युत्पादन की अधिक संभावना है, जो पिछले 50 वर्षों से वर्चस्व रखती आ रही है। निराशावादी धारणा ये है कि हालांकि अब मंदियाँ कम होती हैं, लेकिन जब वे होती हैं तो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। हमारे तर्क के लिए ये अधिक मायने नहीं रखता कि बदलाव किस कारण आया। जो मायने रखता है वो ये है कि बदलाव स्पष्ट रूप से आया है। ये समझने के लिए कि ये ऐतिहासिक बदलाव किस प्रकार निवेश निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के कार्य पर ध्यान डालिए जिसे अब तक का सबसे महान निवेशक माना गया है, बेंजामिन ग्राहम। ग्राहम की उत्कृष्ट किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मात्र सिद्धांत नहीं है, इसमें ऐसे व्यापारिक निर्देश हैं जिन्हें निवेशक अच्छे निवेश निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ग्राहम की किताब अपनी किशोरावस्था में पढ़ी थी, जिसमें मैंने निवेश के बारे में पहली बार सीखा था। इस किताब में दिए गए सूत्र मुझे बहुत आकर्षक लगे, क्योंकि वे वास्तविकता में धनवान बनाने के लिए क्रमशः निर्देश थे।
बस निर्देशों का अनुसरण करना था। ये बहुत सरल प्रतीत होता था, लेकिन जब आप इन सूत्रों का प्रयोग करना आरंभ करते हैं, ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इनमें से कुछ वाकई काम करते हैं। ग्राहम ने उन स्टॉक्स को खरीदने का समर्थन किया जो अपनी शुद्ध कार्यशील पूंजी में ट्रेडिंग कर रहे थे। मूलतः बैंक का नकद बिना किसी ऋण के ये बहुत बढ़िया सुनाई पड़ता है, लेकिन आज के समय में कुछ ही स्टॉक हैं जो इतनी सस्ती ट्रेडिंग करते हैं, सिवाय एक पैनी स्टॉक के जिस पर धोखाधड़ी का आरोप लगा हो। ग्राहम का एक मापदंड कहता है कि रूढ़िवादी निवेशकों का उन स्टॉक से बचना चाहिए जो पुस्तक के मूल्य के 1.5 मूल्य से अधिक की ट्रेडिंग कर रहे हों। अगर आपने पिछले दशक में इस नियम का अनुसरण किया होता तो आपके पास सिवाय बीमा और बैंक स्टॉक्स के अलावा कुछ न होता। ये किसी भी संसार में उचित नहीं है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा की सबसे महानतम निवेश संबंधी किताबों में से एक है, लेकिन मैं ऐसे भी एक निवेशक को नहीं जानता जिसने ग्रैहम के प्रकाशित सूत्रों को कार्यान्वित कर सफलता पाई हो। यह किताब बुद्धिमत्ता से भरपूर है, शायद आज तक प्रकाशित किसी भी अन्य निवेश संबंधी किताब से अधिक। लेकिन एक कैसे कैसे गाइड के रूप में यह किताब शंकास्पद है। आखिर क्या हुआ? क्या ग्रैहम सिर्फ एक प्रदर्शनकार थे जिनकी बातें अच्छी तो सुनाई पड़ती थी, लेकिन जिनकी सलाह काम नहीं करती थी? बिल्कुल भी नहीं। वे अपने आप में एक अत्यधिक सफल निवेशक थे, लेकिन वे व्यवहारिक थे और साथ ही एक सच्चे प्रतिरोधी भी। वे निवेश धारणाओं से इतना लगाव नहीं रखते थे कि वे उन पर तब भी टिके रहें जब अनेकों अन्य निवेशक उन सिद्धांतों का अनुकरण कर उन्हें इतना लोकप्रिय बना दें कि उनका सामर्थ्य बेकार हो जाए। जेसन ज्वीग, जिन्होंने ग्राहम की किताब के बाद के एक संस्करण की व्याख्या की, उन्होंने कहा, ग्रैहम अपनी अवधारणाओं पर लगातार प्रयोग और पुनर्निरीक्षण करते रहते थे, ये देखने के लिए कि क्या काम करता है और क्या नहीं। वो नहीं जो कल काम करता था, बल्कि आज जो काम करता है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के हर एक संशोधित संस्करण में ग्रैहम ने पिछले संपादन के सूत्रों को हटाकर नए सूत्रों को डाल दिया, एक तरह से घोषणा करते हुए कि अब वे काम नहीं करते, या फिर वे अब इतनी अच्छी तरह से काम नहीं करते जितना पहले किया करते थे। अब ये सूत्र हैं जो बेहतर काम करते हैं। ग्रैहम की आम आलोचनाओं में से एक ये है कि 1972 के संपादन में सभी सूत्र अप्रचलित हैं। इस आलोचना का एक ही सही उत्तर है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वे वही सूत्र हैं जिन्हें 1965 के संपादनों के सूत्रों से हटाकर रखा गया था और उन्हें 1954 के संपादन के सूत्रों से हटाकर रखा गया था, जिन्हें 1949 के संपादन के सूत्रों से हटाकर रखा गया था, जिन्हें 1934 के सिक्योरिटी एनालिसिस के में प्रस्तुत मौलिक सूत्रों के अभिवर्धन के लिए इस्तेमाल किया गया था। 1976 में ग्रैहम की मृत्यु हो गई। यदि वे सूत्र जिनका उन्होंने समर्थन किया 1934 से 1972 के बीच 5 बार हटाए गए और बदले गए, आपको क्या लगता है कि वे 2020 में कितने सुसंगत होंगे, या फिर 2050 में? ग्रैहम की मृत्यु के कुछ समय पहले उनसे पूछा गया कि अगर वे अलग अलग स्टॉक्स के विस्तृत विश्लेषण, वो कार्यनीति जिसके लिए वे प्रसिद्ध थे, कि तब भी पक्षधर थे। उन्होंने उत्तर दिया, आमतौर पर नहीं। बेहतर मूल्य के अवसर तलाशने के लिए मैं सुरक्षा विश्लेषण की विस्तृत तकनीकों का अब पक्षधर नहीं हूँ। ऐसा कहा जा सकता है कि 40 वर्ष पहले तक ये एक लाभदायक काम था जब हमारी पाठ्य पुस्तक पहली बार प्रकाशित हुई, लेकिन तब से लेकर अब तक परिस्थितियाँ बहुत बदल चुकी है। जो बदला वो था, अवसर बढ़ाने के साथ साथ प्रतिस्पर्धा में भी वृद्धि हुई। प्रौद्योगिकी ने जानकारी को अधिक सुगम बना दिया और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था औद्योगिक क्षेत्र से प्रौद्योगिक क्षेत्र की ओर बढ़ती चली गई, उद्योग बदल गए, क्योंकि दोनों ही क्षेत्र के व्यवसाय चक्र और पूंजी उपयोग अलग अलग होते हैं। काफ़ी कुछ बदल चुका है। निवेश इतिहास की एक दिलचस्प विभिन्नता यह है कि जितना ज़्यादा पीछे आप देखेंगे, उतना ही अधिक आप एक ऐसे संसार को देख रहे होंगे जो आज के समय में बिल्कुल लागू नहीं होता। कई निवेशक और अर्थशास्त्री ये सोचकर राहत महसूस करते हैं कि उनके पूर्वानुमान दशकों बल्कि सदियों के डेटा के आधार पर किए गए हैं, लेकिन चूंकि अर्थव्यवस्थाएं बदलती रहती है, हाल ही का इतिहास अक्सर भविष्य का सर्वश्रेष्ठ पथ प्रदर्शक होता है, क्योंकि इनमें ऐसी महत्वपूर्ण परिस्थितियों को शामिल करने की अधिक संभावना होती है जो भविष्य के अनुरूप हों। निवेश में एक आम कहावत है, जैसे मजाक के तौर पर कुछ यूँ कहा जाता है कि इस बार बात अलग है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को गलत साबित करना चाहते हैं जो अनुमान लगा रहा हो कि भविष्य पूर्णतः अतीत को प्रतिबिंबित नहीं करेगा, तो कहिए, ओह, तो तुम्हें लगता है कि इस बार बात अलग है, और माइक गिरा दीजिए। निवेशक जॉन टेम्पल्टन के विचार अनुसार
निवेश में सबसे खतरनाक शब्द ये 5 हैं। इस बार बात अलग है। हालांकि टेम्पल्टन ने माना कि कम से कम 20% बार बात अलग होती है। दुनिया बदलती रहती है, सचमुच बदलती है, और ये बदलाव ही हैं जो समय के साथ महत्वपूर्ण होते चले जाते हैं। माइकल बैटनिक ने इसे इस प्रकार कहा, निवेश में सबसे खतरनाक 13 शब्द ये हैं। निवेश में सबसे खतरनाक 5 शब्द ये हैं। इस बार बात अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें संपत्ति के बारे में सोचते हुए इतिहास को अनदेखा कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बारीकी है। जितना अधिक पीछे आप इतिहास में झांकेंगे, उतनी ही अविशेषक आपकी सीख होगी। अविशेषक बातें जैसे लोगों का लालच और भय के साथ संबंध, तनाव में वे क्या करते हैं, प्रेरकों के प्रति उनका वर्तमान बर्ताव कैसा है, समय के साथ स्थायी रहती है। संपत्ति का इतिहास इस तरह की बातों के लिए उपयोगी है, लेकिन विशेष रुझान, विशेष ट्रेड, विशेष क्षेत्र, मार्केट के बारे में विशेष कारणीय संबंध और लोगों को अपने पैसे के बारे में क्या करना चाहिए, हमेशा हो रहे विकास के उदाहरण रहते हैं। इतिहासकार ईश्वर दूत नहीं होते। फिर प्रश्न ये उठता है कि हमें भविष्य के बारे में किस प्रकार सोचना और योजना बनानी चाहिए। आइए अगले अध्याय में देखते हैं। अध्याय 13, त्रुटि के लिए जगह। किसी भी योजना का सबसे बड़ा भाग तब के लिए योजना बनाना है जब आपकी योजना काम ना करे। अच्छे वित्तीय आचरण के कुछ सर्वश्रेष्ठ उदाहरण एक असंभाव्य स्थान पर देखे जा सकते हैं, लॉस वेगस के कसिनो में। हाँ, सब खिलाड़ियों के बीच नहीं, लेकिन कुछ ब्लैक जैक खिलाड़ियों का एक छोटा सा समूह जो कार्ड गिनने का अभ्यास करते हैं, साधारण लोगों को संपत्ति के प्रबंधन के बारे में कुछ असाधारण रूप से महत्वपूर्ण बात सिखा सकते हैं। त्रुटि के स्थान का महत्व। ब्लैक जैक कार्ड की गिनती के मूल सिद्धांत सरल हैं। कोई भी यह निश्चित रूप से नहीं जानता कि डीलर कौन सा कार्ड निकालेगा, लेकिन इस बात पर निगाह बना रखना कि कौन से कार्ड निकाले जा चुके हैं। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेक में कौन से कार्ड बचे होंगे। ऐसा करने से आपको किसी कार्ड के निकाले जाने का संयोगानुपात का पता चल सकता है। ये कैसे किया जाता है, उसकी प्रक्रिया यहाँ मायने नहीं रखती। मायने रखता है कि एक ब्लैक जैक कार्ड गिनने वाला यह सब जानता है कि वह संयोगानुपात का खेल खेल रहे हैं, न कि निश्चितता का। किसी भी बाजी में वे सोचते हैं कि उनके सही होने की संभावना है, लेकिन साथ ही ये जानते भी हैं कि वे गलत भी हो सकते हैं। उनका पेशा देखा जाए तो अजीब सा लगता है, लेकिन उनकी कार्यनीति पूर्णतः विनम्रता पर निर्भर करती है। इस बात की विनम्रता कि वे नहीं जानते और नहीं जान सकते कि आगे होने क्या वाला है। वे इसी हिसाब से खेलते हैं। कार्ड की गिनती का तरीका काम करता है क्योंकि यह संभावना को थोड़ा सा हाउस के खिलाड़ी की ओर झुका देता है। लेकिन जब संयोगानुपात आपके पक्ष में लगे और जब आप भारी रूप से बाजी लगाएं और अगर आप गलत निकले, आप इतना अधिक पैसा हार जाएंगे कि आपके पास खेलते रहने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता जब आप इतने सही हो कि आप अपने सामने रखी हर चीज़ एक चिप दांव पर लगा दें। दुनिया किसी के लिए भी इतनी मेहरबान नहीं होती, कम से कम समान रूप से तो नहीं। आपको स्वयं को त्रुटि के लिए स्थान देना ज़रूरी है। आपको तब के लिए योजना बनानी है जब आपकी योजना काम न करे। ब्रिंगिंग डाउन द हाउस किताब में एक सफल कार्ड गिनने वाले की भूमिका में चिंतित केविन लुइस ने इस सिद्धांत के बारे में और अधिक लिखा। हालांकि आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो ये सिद्ध होता है कि कार्ड की गिनती काम करती है, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं देती कि आप हर बाजी जीतेंगे। कसिनो की हर सैर तो रहने ही दें। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास बदकिस्मती की मार झेलने के लिए पर्याप्त पैसा हो। मान लेते हैं कि आपके पास कसिनो के ऊपर लगभग 2% का लाभ है। उसका अब भी यह मतलब है कि कसिनो 49% समय जीत सकता है। इसलिए आपके पास इतना पैसा होना ज़रूरी है कि आप अपने खिलाफ भाग्य की मार को झेल सकें। यह अनुभव सिद्ध नियम है कि आपके पास कम से कम 100 मूल इकाइयाँ होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप $10,000 के साथ शुरुआत करते हैं तो आप आराम से एक $100 की इकाई के साथ खेल सकते हैं। इतिहास ऐसी अच्छी योजनाओं से भरा पड़ा है जिन्हें जितनी दूर ले जाया जाए कि उनमें और ख़राब योजनाओं में अंतर न दिखे। त्रुटि के लिए जगह रखने में बुद्धिमत्ता ये है कि अनिश्चितता, अनियमितता और संयोग्य अज्ञात जीवन के सदा विद्यमान रहने वाले भाग हैं। उनका सामना करने का एकमात्र तरीका ये है कि आप जो सोचते हैं कि होगा और क्या हो सकता है, इसके बाद आपके अंदर लड़ने की शक्ति बची रहती है, इसके बीच के अंतर को बढ़ाया जाए। बेंजामिन ग्राहम
अपनी सुरक्षा सीमा के सिद्धांत के बारे में जाने जाते हैं। इसके बारे में उन्होंने विस्तार में और गणितीय विवरण के साथ लिखा, लेकिन इस सिद्धांत का मेरा पसंदीदा सारांश तब सामने आया जब उन्होंने एक साक्षात्कार में ये कहा कि सुरक्षा सीमा का उद्देश्य पूर्वानुमान को अनावश्यक करना है। इस सरल से कथन में कितनी शक्ति है और ये और अधिक कहीं नहीं जा सकता। सुरक्षा सीमा, आप इसे त्रुटि के लिए स्थान या अतिरेकता भी कह सकते हैं, ऐसे संसार में सुरक्षित रूप से आगे बढ़ते रहने का एकमात्र तरीका है जो सब संभावनाओं से चलता है, निश्चितता से नहीं। और संपत्ति से लगभग संबंधित सभी कुछ इस संसार में पाया जाता है। सुनिश्चितता के साथ पूर्वानुमान करना कठिन है। कार की गिनती करने वाला ये स्पष्ट रूप से जानता है, क्योंकि कोई भी संभव रूप से नहीं जान सकता कि एक फटे हुए डेक में कोई कार कहाँ पर होगा। ये उन लोगों के लिए इतना स्पष्ट नहीं है जो कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं, अगले 10 वर्षों में स्टॉक मार्केट का औसत वार्षिक प्रतिफल कितना होगा, या मैं किस तारीख पर सेवानिवृत्त हो पाऊंगा। लेकिन मूल रूप से ये दोनों एक जैसे ही हैं। हम बस इतना कर सकते हैं कि संभावनाओं के बारे में सोचें। ग्रैहम की सुरक्षा सीमा पर एक सरल सा सुझाव है कि हमें संसार को श्वेत और शाम, भविष्य वचनीय या जुआ के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोग संपत्ति के साथ जो भी करते हैं उसमें त्रुटि के स्थान की आवश्यकता को कम आंकते हैं। स्टॉक विश्लेषक अपने ग्राहकों को मूल्य सीमा की बजाय मूल्य लक्ष्य देते हैं। आर्थिक पूर्वानुमानकर्ता सटीक आंकड़ों का अनुमान लगाते हैं, व्यापक संभावनाओं का नहीं। वो पंडित जो अडिग निश्चितता की बातें करता है, उसके अनुयायियों की संख्या कहीं अधिक होती है, बजाय उसके जो ये कहे हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते, या फिर जो संभावनाओं की बात करें। हम हर प्रकार से वित्तीय उद्यम में ऐसा करते हैं, विशेषतः उनमें जो हमारे खुद के निर्णयों से संबंधित हो। हार्वर्ड मनोवैज्ञानिक मैक्स बेजरमैन ने एक बार दर्शाया कि दूसरे लोगों के घरों की नवीनीकरण योजनाओं को आंकते हुए अधिकतर लोग अनुमान लगाते हैं कि ये योजना 25 से 50% के बीच बजट से ऊपर होगी। लेकिन बात जब अपनी योजनाओं की आती है तो लोग अनुमान लगाते हैं कि नवीनीकरण समय और बजट के भीतर समाप्त हो जाएगा। आगे जाकर होने वाली निराशा। 2 बातें हैं जो त्रुटि के स्थान को टालने के कारण बनती है। पहली ये धारणा कि हमें पता होना चाहिए कि भविष्य में क्या होने वाला है, जो इसके विपरीत मान लेने की बेचैनी से जन्म लेते ही। दूसरी ये कि इसलिए आप वे आवश्यक कदम न उठाकर अपने आप को हानि पहुंचा रहे हैं जो उस भविष्य को ठीक वैसे सच न कर दे। लेकिन त्रुटि का स्थान अगोचर है और इसे गलत समझा जाता है। इसे अक्सर एक रूढ़िवादी बचाव के रूप में देखा जाता है, जिसे वे लोग इस्तेमाल करते हैं जो अधिक जोखिम नहीं उठाना चाहते या अपने विचारों पर विश्वास नहीं रखते। लेकिन जब इसे उचित रूप से इस्तेमाल किया जाए तो ये इसका ठीक विपरीत होता है। त्रुटि के लिए स्थान आपको विभिन्न परिणामों को सहन करने की क्षमता देता है, और सहन शक्ति आपको इतने लंबे समय तक टिके रहने देती है, और किसी कम संभावना के परिणाम से लाभ उठाने की संभाव्यता आपके पक्ष में हो सके। अधिक बड़े लाभ कभी कभार होते हैं, तो या तो इसलिए कि वे अक्सर नहीं हुआ करते, या फिर इसलिए कि उन्हें संयोजित होने में समय लगता है। इसलिए वो व्यक्ति जिसकी कार्यनीति के एक भाग में त्रुटि के लिए पर्याप्त स्थान है ताकि वो अन्य में कठिनाई झेल सके, वो उस व्यक्ति से बेहतर है जो गलत होने पर पूरी तरह बर्बाद हो जाए और खेल खत्म हो जाए। बिल गेट्स ने इस बात को अच्छी तरह समझा था जब माइक्रोसॉफ्ट एक नई कंपनी थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने इस अत्यंत रूढ़िवादी दृष्टिकोण को अपनाया कि मुझे मेरे बैंक में इतना धन चाहिए कि अगर हमें अदायगी न मिले तो भी हम कम से कम 1 वर्ष तक कुल वेतन का भुगतान करते रहें। वॉरेन बफे ने भी 2008 में बर्कशायर हैथवे शेयरधारकों से बात करते हुए कुछ ऐसा ही विचार व्यक्त किया। मैंने प्रतिज्ञा की है आपसे, रेटिंग एजेंसियों से और अपने आप से कि मैं बर्कशायर को हमेशा प्रचुर से अधिक नकद के साथ चलाऊंगा। अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं अधिक लाभ की उम्मीद में एक रात की नींद भी खराब नहीं करूंगा। ऐसे कुछ स्थान हैं जहां निवेशकों की त्रुटि के स्थान के बारे में सोचना चाहिए। एक है अस्थिरता। क्या आप अपनी संपत्ति में 30% की गिरावट झेल पाएंगे स्प्रेडशीट पर? शायद हाँ, अपने बिल चुकाने और नकदी प्रवाह बनाए रखने में। लेकिन मानसिक रूप से 30% की गिरावट आपके जहन पर क्या प्रभाव डाल सकती है, इसे कम आंकना आसान है। सबसे बड़ा अवसर सामने आते ही आपका आत्मविश्वास नीचे गिर सकता है। आप या आपके जीवन साथी सोच सकते हैं कि अब किसी नई योजना को फिर से नए करियर का समय है। मैं कई ऐसे निवेशकों को जानता हूं
जिन्होंने घाटा झेलने के बाद हार मान ली क्योंकि वे थक चुके थे, शारीरिक रूप से थक चुके थे। स्प्रेडशीट आपको ये ज़रूर बता सकती है कि आंकड़े कब काम करेंगे और कब नहीं, लेकिन वे आपको ये नहीं बता सकती कि जब आप रात में अपने बच्चों को सुलाते समय ये सोच रहे हों कि अगर आपके द्वारा लिए गए निवेश निर्णय गलत निकले तो उनके भविष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आप कैसा महसूस करेंगे। आप तकनीकी तौर पर क्या सहन कर सकते हैं और भावनात्मक तौर पर क्या संभव है, इसके बीच का अंतर त्रुटि के स्थान का एक अनदेखा संस्करण है। दूसरा है सेवानिवृत्ति के लिए बचत। हम इतिहास की ओर देखकर जान सकते हैं। उदाहरण के लिए यूएस स्टॉक मार्केट में 1870 से मुद्रास्फीति के बाद 6.8% का वार्षिक औसत प्रतिफल दिया है। सेवानिवृत्ति के लिए बचत करते हुए अपने खुद के विविध पोर्टफोलियो से क्या अपेक्षा की जाए, ये उसका अनुमान लगाने के लिए एक यथोचित सन्निकटन का इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रतिफल के इस अनुमान को आप वापस उस राशि में जोड़ सकते हैं जो आपको हर महीने अपना बचत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगानी होगी। लेकिन क्या हो अगर भविष्य प्रतिफल कम निकले, या फिर अगर दीर्घकालिक इतिहास दीर्घकालिक भविष्य का अच्छा अनुमान हो और आपकी सेवानिवृत्ति की तारीख 2009 के जैसे भीषण बियर मार्केट के बीच में पड़ जाए। क्या हो अगर भविष्य में होने वाला बियर मार्केट आपको भयभीत कर दे और आप अपने स्टॉक गंवा दें और फिर आगे चलकर बुल मार्केट से चूक जाएं और अंततः मार्केट औसत से कम प्रतिफल कमा पाएं। और क्या हो अगर आपको 30 की उम्र में किसी मेडिकल आपत्ति का पैसा भरने के लिए अपने सेवानिवृत्ति खाते को खाली करना पड़ जाए। इन सारे क्या हो अगर प्रश्नों का जवाब है जैसे आपने अनुमान लगाया था, आप वैसे सेवानिवृत्त नहीं हो पाएंगे, जो एक बड़ी समस्या हो सकती है। समाधान सरल है। अपने भविष्य के प्रतिफल का हिसाब करते हुए त्रुटि के लिए स्थान रखें। ये विज्ञान से अधिक कला है। अपने खुद के निवेश के लिए, जिसके बारे में मैं विस्तार से 20वें अध्याय में बताऊंगा, मेरा अनुमान है कि वो भविष्य प्रतिफल जो मैं अपने जीवन काल में कमाऊंगा वो ऐतिहासिक औसत की तुलना में 1/3 कम होगा, यानी कि 1/3 कम होगा। इसलिए मैं उससे अधिक बचत चाहता हूँ। जितना मैं यह मानकर बचाता हूँ कि भविष्य अतीत की तरह होगा, ये मेरी सुरक्षा सीमा है। भविष्य अतीत के मुकाबले 1/3 नहीं, कम अधिक खराब हो सकता है, लेकिन कोई भी सुरक्षा सीमा 100% गारंटी नहीं देती मैं रात में चैन से सो सकूं। इसलिए 1/3 का बफर पर्याप्त है। और अगर भविष्य अतीत के जैसा निकला तो ये मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य होगा। चार्ली मुंगेर कहते हैं, परम सुख प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि लक्ष्य छोटा रखा जाए। अद्भुत। त्रुटि के स्थान का एक और महत्वपूर्ण संबंधी जोखिम उठाते समय आशावाद पूर्वाग्रह है। रशियन रूलेट को आंकड़ों की दृष्टि से काम करना चाहिए। सहलक्षण हितकारी संयोगानुपात से लगाव जब नकारात्मक पहलू किसी भी हाल में स्वीकार्य न हो। नासिम तालिब कहते हैं, आप जोखिम को पसंद करने वाले हो सकते हैं और विनाश से पूर्णतः प्रतिकूल भी, और वास्तव में आपको होना भी चाहिए। बात यह है कि आगे बढ़ने के लिए आपको जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई भी जोखिम जो आपको बर्बाद कर दे लेने लायक नहीं है। रशियन रूलेट खेलते हुए संयोगानुपात आपके पक्ष में होता है, लेकिन नकारात्मक पहलू का जोखिम सकारात्मक संभाव्यता के योग्य नहीं है। ऐसी कोई सुरक्षा सीमा नहीं है जो जोखिम की भरपाई कर सके। आपत्ति के साथ भी ऐसा ही होता है। अनेकों लाभप्रद चीज़ों का संयोगानुपात आपके पक्ष में होता है। अधिकतर वर्षों में रियल एस्टेट के दाम ऊपर जाते हैं और अधिकतर वर्षों के दौरान आपको हर सप्ताह वेतन भी मिलता है। लेकिन अगर किसी बात के 95% सही होने की संभावना है, 5% गलत होने की संभावना का मतलब है कि आप नकारात्मक पहलू को जीवन में कभी न कभी अवश्य ही अनुभव करेंगे। और अगर नकारात्मक पहलू का मूल्य विनाश है, बाकी 95% का सकारात्मक परिणाम इस जोखिम के योग्य नहीं है, चाहे फिर वो कितना ही आकर्षण लगे। लिवरेज यहाँ पर दोषी है। लिवरेज यानी अपनी संपत्ति को आगे ले जाने के लिए ऋण लेना नित्य जोखिम को विनाशकारी बना देता है। खतरा यह है कि कई बार तर्कसंगत आशावाद अपनी आड़ में विनाश की संभावना को छुपाए रहता है। फलतः हम जोखिम को बाकायदा कम आंकते हैं। आवास मूल्यों में पिछले दशक में 30% की गिरावट आई है। कुछ कंपनियां ऋण का भुगतान नहीं कर पाई। ये पूंजीवादी है। ऐसा होता है, लेकिन जिसके पास लिवरेज था उन्हें दोहरा विनाश झेलना पड़ा। वे न सिर्फ दिवालिया हुए बल्कि बर्बाद होने के कारण ने वापस उठ खड़े हुए और सही अवसर का लाभ उठाने की हर संभावना को मिटा दिया।
एक ऐसा गृहस्वामी जो 2009 में पूरी तरह बर्बाद हो गया, उसके 2010 की कम गिरवी दर की लाभ उठाने की कोई संभावना ही नहीं थी। लेहमन भ्राता 2009 के सस्ते ऋण में निवेश कर नहीं सकते थे, उनका काम तमाम हो चुका था। इसे समझने के लिए मैं आपकी अपनी खुद की संपत्ति को डंबल के रूप में देखता हूँ। एक भाग के साथ मैं जोखिम उठाता हूँ और दूसरे के बारे में भयभीत रहता हूँ। यह असंगत नहीं है, लेकिन संपत्ति का मनोविज्ञान आपको यह मानने के लिए तत्पर करेगा कि यह है। मैं सिर्फ एक बात को निश्चित करना चाहता हूँ कि मैं अपनी जोखिम की अदायगी देखने तक बना रहूँ। सफल होने के लिए आपको टिके रहना ज़रूरी है। मैं वो बात फिर से दोहराना चाहूँगा जो इस किताब में पहले भी कही जा चुकी है। आप जो करना चाहें, जब करना चाहें, जब तक करना चाहें, इसकी क्षमता अनंत रूप से निवेश पर प्रतिफल प्रदान करती है। आप जो होने की उम्मीद करते हैं, त्रुटि का स्थान उसके चारों ओर की सीमा को बढ़ाने से कहीं अधिक करता है। ये आपको ऐसी चीज़ों से सुरक्षित करने में सहायता करता है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और जो अत्यधिक कष्टप्रद घटनाएं भी हो सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध में स्टेलिनग्राद की लड़ाई इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई थी। इसके साथ ही लोगों के जोखिम झेलने के अनोखों चौंका देने वाली कहानियां भी सामने आई। इनमें से एक 1942 में सामने आई, जब एक जर्मन टैंक यूनिट शहर के बाहर घास के मैदानों में रिजर्व के तौर पर खड़ा था। जब अगली पंक्ति में टैंकों की अत्यंत आवश्यकता थी, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। उनमें से एक ने भी काम नहीं किया। यूनिट के 104 टैंकरों में से 20 से भी कम काम कर रहे थे। इंजीनियरों ने तुरंत समस्या का पता लगा लिया। इतिहासकार विलियम क्रेग लिखते हैं, अगली पंक्ति में कई सप्ताह की निष्क्रियता के दौरान खेतों के चूहे वाहनों में घुसने लगे थे और उन्होंने विद्युत प्रणाली के इंसुलेशन को कुतर दिया था। जर्मन लोगों के पास विश्व के सबसे परिष्कृत उपकरण थे और फिर भी वे चूहों से हार गए। आप उनके अविश्वास की कल्पना कर सकते हैं। शायद उनके भी जहन में कभी नहीं आया होगा। ऐसा कौन सा टैंक डिज़ाइनर होगा जो चूहों से सुरक्षा के बारे में सोचेगा? कोई तर्कसंगत व्यक्ति तो नहीं, और ख़ासकर वो जिसने टैंकों का इतिहास पढ़ा हो। लेकिन इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। आप इस तरह के जोखिम के लिए योजना बना सकते हैं, सिवाय उसके जो इतना मूर्खतापूर्ण लगे कि कभी आपके दिमाग से ही न होकर गुजरे। और इस तरह की मूर्खतापूर्ण चीज़ें ही सबसे अधिक हानि पहुंचा सकती है, क्योंकि जितना आप सोचते हैं वे उससे कई अधिक बार होती है और आप नहीं समझ पाते कि उनका सामना कैसे किया जाए। 2006 में वॉरेन बफे ने अपने संभाव्य प्रतिस्थापन के लिए खोज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो गंभीर जोखिम को पहचानने और उससे बचने के लिए आनुवंशिक रूप से क्रमदेशित हो, साथ ही वे जोखिम को भी पहले कभी सामने न आए हों। मैंने कौशल ऐसे कई स्टार्टअप्स में देखा है जिन्हें मेरी कंपनी कोलैबोरेटिव फंड ने समर्थन दिया है। किसी भी संस्थापक से उन जोखिम की सूची बनाने को कहिए जिनका वो सामना करते हैं, और सामान्य जोखिम ही बताए जाते हैं। लेकिन इस स्टार्टअप को चलाने के लिए अनुमानित संघर्षों के अलावा यहाँ ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिनका सामना हमने अपनी पोर्टफोलियो कंपनी में किया है। पानी के पाइप फटने से एक कंपनी का कार्यालय पानी के भराव से नष्ट हो गया। एक कंपनी के कार्यालय में 3 बार चोरी हुई। एक कंपनी को उसकी उत्पादक इकाई से बाहर निकाल दिया गया। एक स्टोर को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि एक ग्राहक ने स्वास्थ्य मंत्रालय को फ़ोन करके शिकायत दर्ज की कि एक अन्य ग्राहक अपने कुत्ते को साथ लेकर अंदर आया था। एक अनुदान संचय समारोह में बीच एक कंपनी सीईओ की ईमेल स्पूफ कर ली गई, जिस पर उसे सारा ध्यान देना पड़ा। एक संस्थापक को मानसिक विकार का सामना करना पड़ा। इनमें से कई घटनाएं कंपनी के भविष्य के लिए अस्तित्व संबंधी थी, लेकिन कोई भी ऐसी नहीं थी जिनका पूर्वाभ्यास किया जा सके, क्योंकि इनमें से एक इतनी सी भी सीईओ किसी के साथ पहले नहीं हुई या फिर किसी और ऐसे के साथ जिसे वे जानते हों। ये एकदम अज्ञात क्षेत्र था। परिभाषा के अनुसार इस तरह के अज्ञात जोखिमों से बचना असंभव है, जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, उनके लिए आप तैयार भी नहीं हो सकते। इस तरह के जोखिमों से होने वाले नुकसान से बचने का अगर कोई तरीका है तो वो है असफलता के एकल बिंदुओं से बचना। जीवन में बहुत सी बातों के लिए एक अच्छा अनुभव सिद्ध नियम यह है कि हर वो चीज़ जो टूट सकती है वो अंततः टूटेगी भी। इसलिए अगर बहुत सी चीज़ें किसी एक चीज़ के चलने पर निर्भर करती है और वो टूट जाती है, आप विनाश से कुछ ही दूर हैं। ये असफलता का एकल बिंदु है।
कुछ लोग असफलता के एकल बिंदुओं से बचने में अद्भुत रूप से अच्छे होते हैं। विमानों में अधिकतर महत्वपूर्ण प्रणालियों का बैकअप होता है और उस बैकअप का भी बैकअप होता है। आधुनिक जेट में 4 अतिरिक्त विद्युत प्रणालियां होती है। आप सिर्फ एक इंजन के साथ उड़ सकते हैं और तकनीकी रूप से बिना किसी इंजन के ज़मीन पर उतर सकते हैं, क्योंकि हर जेट रनवे पर सिर्फ ब्रेक्स की सहायता से उतरने में सक्षम होना चाहिए, बिना इंजन के रिवर्स थ्रस्ट के। इसी प्रकार सस्पेंशन ब्रिज बहुत से केबल खोने के बाद भी बिना टिके गिरे रहता है। संपत्ति के साथ भी सबसे बड़ा असफलता का एकल बिंदु अपने अल्पावधि खर्च के लिए वेतन पर एकमात्र निर्भरता है। जब आपके पास कोई बचत ना हो, आपके वर्तमान के खर्च और भविष्य के खर्च के बीच अंतर बनाने के लिए, वो तरकीब जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, सबसे धनवान लोगों द्वारा भी, वो हमने अध्याय 10 में देखी। ये समझना कि हमें बचत करने के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं होती। कार, घर या सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना ठीक है, लेकिन साथ ही ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है उन चीज़ों की बचत की जाए जिनका आप अनुमान नहीं लगा सकते या जिन्हें बूझ नहीं सकते। खेत के चूहों का वित्तीय समकक्ष इस बात का पूर्वानुमान लगाना कि आप अपनी बचत को कैसे खर्च करेंगे। ये मानकर चलना है कि आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां आप ठीक तरह से जानते हैं कि भविष्य में आपका खर्च कितना होगा, जो कोई नहीं जानता। मैं बहुत बचत करता हूं और मैं नहीं जानता कि भविष्य में मैं इसे कहां खर्च करूंगा। कुछ ऐसी वित्तीय योजनाएं जो सिर्फ ज्ञात जोखिम को ध्यान में रखती है, उनमें वास्तविक संसार पर टिके रहने के लिए पर्याप्त सुरक्षा सीमा होती है। वास्तव में हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग तब के लिए योजना बनाना है जब आपकी योजना काम ना करे।